हिंद नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं आज के दिन घटी हैं, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो पहले तो हम आज देख लेते हैं फ्रेंड्स, आज 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल को किस दिन के रूप में हम जानते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में जानते हैं। यह दिवस मानव स्वास्थ्य और भलाई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO हर साल इस दिन को मनाया जाता है। यानी कि जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वो हर साल इस दिन को मनाता है। कौन से दिन को? विश्व स्वास्थ्य संगठन। दूसरी घटना देखते हैं आज के दिन ही जो हुई है 1946 यानी कि 1946 में सीरिया को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली। तीसरी घटना के बारे में हम जानते हैं 1969 यानी कि 1969 अमेरिकी सेना की एक परियोजना के रूप में इंटरनेट का जन्म हुआ। जो हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो उसको आप कह सकते हैं कि 1969 यानी कि 7 अप्रैल को ही इंटरनेट का जन्म हुआ। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अगर आप बोलेंगे तो मैं बताऊंगी, क्योंकि हम वैसे तो बेसिकली होम साइंस की क्लास करते हैं, इसीलिए शॉर्ट में हम 2-3 पॉइंट्स को जानते हैं। तो जो हम इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आप जुड़े हुए हैं, उसका जन्म कब हुआ? तो 1969 किसके रूप में? अमेरिकी सेना की एक परियोजना के रूप में। तो ये तो हमने जान लिया आज के दिन क्या है कुछ खास। इट मीन 7 अप्रैल की हिस्ट्री हमने जानी। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें फ्रेंड्स हम क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं, जो कि हमारी कंटिन्यू चल रही है। और इसमें अभी तक हमने क्लास 6 to 9 की बुक कंप्लीट कर लिया है। अभी हम आ गए फ्रेंड्स हमारे क्लास 10th में। अगर आपने हमारी इन सारी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो फ्रेंड्स टेंशन वाली बात नहीं है, आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से सारी वीडियोज़ को वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर किया है। और इतने डिटेल में फ्रेंड्स पढ़ाई करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखें, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में हो वो क्लियर हो जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम कहीं भी किसी भी स्टेट का हो, या फिर होम साइंस से किसी भी फील्ड में अपना करियर देख रहे हैं, तो सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि आप भी हमारी इस सीरीज़ के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकें। और हाँ, ये जो भी हम ये वीडियोज़ देख रहे हैं ना, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस सीरीज़ का लाभ उठा के हमारे साथ जुड़ सके। और प्लीज़ फ्रेंड्स, साथ ही साथ अपनी राय हमें अवश्य दिया करिए, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपना रिस्पांस दे सकते हैं कमेंट के रूप में, लाइक डिसलाइक जो भी आपको समझ में आता है। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, रिस्पांस दिया करिए, राय अपनी अवश्य हमें बताया करिए। तो चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। ये तो हमने जाना 7 मार्च की कुछ हिस्ट्री और अपनी सीरीज के बारे में। हमने आज 7 मार्च की हिस्ट्री देख ली, और सीरीज जो हम कर रहे हैं उसके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स देखे। अब हम चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं हमारा क्लास 10th, जिसमें आज फ्रेंड्स हम कवर करने वाले हैं विभिन्न कक्षों की सजावट के बारे में। आप सभी जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं? घर की सजावट। ये किसका पार्ट है? हमारा होम मैनेजमेंट यानी कि गृह प्रबंधन का पार्ट हम पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हमने 3 टॉपिक कवर कर लिया, जिसमें शिक्षिका द्वारा बनाए गए बजट, फिर हमने आय व्यय और बचत देखा, तीसरा हमने घर की सफाई देखी, चौथा टॉपिक हम गृह प्रबंधन में कवर कर रहे हैं घर की सजावट कैसे कर सकते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार फटाफट कोई रिवीजन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था पर्दे जब आप खरीदते हैं तो पर्दे खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में देखा था हमने। कमरे में पर्दों की उपयोगिता देखी थी कि कमरे में पर्दे क्यों लगाए जाने चाहिए, पर्दे लगाने की विधि देखी थी, दरी एवं कालीन के बारे में जाना था, दरी एवं कालीन की उपयोगिता देखी थी, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप ये देख पा रहे होंगे, ये हमने देखा था। साथ ही साथ गृह सज्जा के अन्य साधन, जिसे हमें विभिन्न प्रकार के चित्र, पुष्प सज्जा,
लैंप सेट तथा झूमर सजावटी वस्तुएं, मनोरंजन की वस्तुएं। और हमने एक पॉइंट और कवर किया था, वो क्या था हमारा गृह सज्जा की विभिन्न शैलियां, जिसमें हमने 3 प्रकार की शैली देखी थी, देसी अथवा भारतीय शैली, विदेशी या पाश्चात्य शैली, और तीसरी शैली हमने क्या देखी थी, मिश्रित शैली। और कमेंट करके बताइए कि आज के वर्तमान युग में कौन सी शैली का हम प्रयोग कर रहे हैं तीनों शैलियों के अंतर्गत। तो ये तो थी हमारी प्रीवियस क्लास, आई होप आपका एक बार रिवीजन हो गया होगा। चलते हैं हमारी अभी की क्लास की तरफ। विभिन्न कक्षों की सजावट हम देखते हैं। घर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कक्ष आते हैं, जैसे शयन कक्ष, अतिथि कक्ष, रसोई कक्ष आदि। इन विभिन्न प्रकार के कक्षों की साज सज्जा उनके प्रयोग के अनुसार की जाती है। इस प्रकार अन्य कक्षों की साज सज्जा का विवरण निम्नलिखित है। अतिथि कक्ष या बैठक की सजावट, जिसे आप डाइनिंग हॉल हम बोलते हैं। अतिथि कक्ष वह कक्ष होता है जहां आगंतुकों यानी जो मेहमान आते हैं, आगंतुकों का प्रथम प्रवेश होता है, अतः इन कक्ष की साज सज्जा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अतिथि कक्ष वास्तविक रूप से पूरे घर का प्रतिबिंब होता है, जहां पर आने वाले व्यक्ति संबंधित परिवार के रहन सहन के तौर तरीके के बारे में जान पाता है। इसलिए अतिथि कक्ष की भव्यता एवं सुंदरता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह कमरा घर के मुख्य द्वार के निकट ही बनाया जाता है, जिससे बाहर से आए हुए व्यक्ति को सुविधा हो। अतिथि कक्ष की सजावट निम्नलिखित शैलियों के अंतर्गत आती है। देसी शैली। देसी शैली में नंबर 1 देखते हैं किस तरह आप अतिथि कक्ष की सजावट कर सकते हैं। नंबर 1 है भारतीय शैली के अतिथि कक्ष में दीवार के सहारे लगा हुआ मुख्य फर्नीचर दीवान या तख्त होता है। इस पर रुई या फोम के गद्दे के ऊपर चादर तथा सिरहने पर 1 या 2 तकिए होते हैं। इनमें सज्जा में वृद्धि के साथ साथ लोगों का आराम भी मिलता है। दूसरा पॉइंट है तकिए एवं चादरों का रंग एवं डिजाइन का निर्धारण गृह सज्जा के सिद्धांतों के अनुसार ही होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है इस कक्ष में दीवान या तख्त के अतिरिक्त रुई के गिलाफ वाली गद्दियों से युक्त कुछ मूढ़े आगंतुकों के बैठने के लिए बनाए जाते हैं, जिनकी संख्या बैठक के आकार या उपलब्ध स्थान के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकती है। इससे कक्ष की साज सज्जा में वृद्धि होती है। चौथा पॉइंट है मूढ़ों तथा दीवान के निकट भोजन सामग्री रखने हेतु कुछ चौकियां भी रखी जाती हैं। पांचवा मूल व्यवस्था के अतिरिक्त फर्श या कालीन भी बिछाई जाती है। छठा पॉइंट इन कक्ष में दीवार के सहारे पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं के लिए लकड़ी की रैक भी रखी जाती है। सातवां पॉइंट कहता है इनके अलावा गुलदस्ता, मनोरंजन के उपकरण, टीवी, डीवीडी, तस्वीरें, प्रकाश हेतु लैंप आदि साधनों की व्यवस्था होती है। और आठवां पॉइंट कहता है दरवाजे, खिड़कियों पर पर्दे तथा मुख्य द्वार पर पायदान अवश्य रखना चाहिए। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट जाने किसके बारे में, देसी शैली के बारे में। ये देखिए इस तरह का कमरा होता है। ये मूढ़े जो आप देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये कुशन्स लगे हैं ना बेड पे, तो ये देख लीजिए इस तरीके से। तो ये है, ये इस तरह का दिखता है क्या, हमारा देसी शैली से बनाया गया हमारा डाइनिंग हॉल यानी कि अतिथि कक्ष। आपको फिगर के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। दूसरा हम देख लेते हैं विदेशी शैली। भारतीय जीवन शैली पर पड़े पाश्चात्य प्रभाव का असर हमारी वेशभूषा, खान पान, रहन सहन आदि सभी पर देखा जा सकता है। इसका प्रभाव हमारी बैठक या ड्राइंग रूम में भी परिलक्षित होता है यानी कि दिखाई देता है। विदेशी शैली के ड्राइंग रूम को निम्नलिखित विशेषताएं होती। जो विदेशी शैली का जो हमारा अतिथि कक्ष होता है उसकी विशेषताएं हम देख लेते हैं। नंबर 1, विदेशी शैली के ड्राइंग रूम में मुख्य फर्नीचर सोफा सेट होता है। सोफा सेट का आकार कमरे के आकार के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता है। उच्च वर्गीय परिवारों में बड़े आकार के ड्राइंग रूम 2 अथवा 3 सोफा सेट भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट है बड़े शहरों में स्थान की कमी को देखते हुए साधारण सोफे के स्थान पर सोफा कम बेड रखा जाता है, यानी कि आप जब चाहें उसको सोफा भी बना सकते हो और बेड भी बना सकते हैं। बहुत लोगों के घरों में होगा भी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर खोलकर बेड के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है ड्राइंग रूम में सोफे के साथ साथ खाने पीने के सामग्री हेतु एक सेंटर टेबल भी रखी जाती है। इस टेबल पर फूलदान तथा सुंदर एज ट्रे भी रखी जा सकती है। चौथा पॉइंट सेंटर टेबल के अतिरिक्त एक अन्य टेबल भी रखी जा सकती है। पांचवा विदेशी शैली के ड्राइंग रूम में गृह सज्जा के साधनों में पर्दे, कालीन, पायदान आदि के साथ साथ सुंदर चित्र, पेंटिंग, मनोरंजन के उपकरण, प्रकाश के साधन, सजावटी पौधे, कलाकृतियां आदि रखे जा सकते हैं। और छठा पॉइंट है सजावटी पौधों में मनी प्लांट के अतिरिक्त डिफन बेकिया,
ड्राइसिना एरियापम जैसे सदाबहार पौधों को भी गमलों में सजाकर रखने से गृह सज्जा में वृद्धि होती है तथा वातावरण भी स्वच्छ बना रहता है। तो ये हमने किसके बारे में जाना, विदेशी शैली के बारे में। ये देखिए आपको चित्र दिख रहा होगा, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि विदेशी शैली का जो अतिथि कक्ष यानी कि डाइनिंग हॉल होता है वो किस तरीके से दिखाई देता है। तीसरा हम देखते हैं मिश्रित शैली। भारतीय समाज में अधिकतर इस शैली को अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत देश एवं विदेशी शैलियों का समन्वय होता है, इसलिए इसे मिश्रित शैली कहा जाता है। इस शैली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। बैठक में उपलब्ध स्थान के अनुसार सोफा सेट एवं दीवान को सुसज्जित किया जाता है। इस स्थिति में भिन्न भिन्न रुचि एवं मान्यताओं वाले अतिथि सोफे अथवा दीवान का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य सभी तत्व जैसे चित्र, कलाकृतियां, पेंटिंग, पर्दे, कालीन आदि देसी विदेशी शैली के समान ही प्रयोग किए जाते हैं। अब देख लेते हैं रसोई घर की सजावट। हमने विभिन्न कक्षों की सजावट में पहला तो हमने अतिथि कक्ष या बैठक की सजावट हमने देख लिया 3 प्रकार से। अब हम देखते हैं कौन सी रसोई घर यानी कि जो हमारा किचन होता है उसकी सजावट किस तरीके से की जा सकती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो रसोई घर किसी भी घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जहाँ भोजन पकाया जाता है। प्राचीन काल में लोग रसोई घर या पाकशाला में बैठकर शांत भाव से भोजन पकाया करते थे। आजकल रसोई घर की सजावट में देसी और पाश्चात्य दोनों ही शैलियों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। नंबर 1 है देसी शैली। इस शैली में जमीन पर चूल्हा या स्टोव रखा जाता है और गृहिणी जमीन पर बैठकर भोजन बनाने का कार्य करती है, किंतु आजकल यह शैली कम प्रचलन में है। दूसरा है इस शैली में रसोई घर में जूते चप्पल पहनकर जाना वर्जित होता है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, देसी शैली इस तरह की होती है। जो देसी शैली का रसोई होता है वो इस तरीके से दिखाई देता है। दूसरा देख लेते हैं विदेशी शैली। विदेशी शैली के रसोई घर की विशेषताएं देखते हैं। नंबर 1 है इस प्रकार का रसोई घर अधिक सुविधाजनक होता है, इसलिए भारत के अधिकतर परिवारों में इसी शैली को अपनाया जाता है। दूसरा है इस शैली के अंतर्गत दीवार से लगा एक स्लैब होता है। स्लैब पर गृहिणी सुविधानुसार खड़े होकर खाना बनाती है। तीसरा पॉइंट है रसोई घर में काम आने वाली विभिन्न वस्तुएं भी खड़े होकर ही उठाई जा सकती हैं। चौथा पॉइंट पानी की सुविधा भी स्लैब के साथ होती है। देखिए स्लैब लगा हुआ ना, स्लैब। अब पांचवा देखते हैं इस शैली के द्वारा निर्मित रसोई घर में गृहिणी को थकान कम होती है, क्योंकि पानी की भी सुविधा होती है, स्लैब का भी सुविधा होती है। ये इस तरह के जो है ड्रॉज भी बने होते हैं, तो इसलिए ये सुविधाजनक होता है। तो ये हमने देख लिया विदेशी शैली। तो रसोई घर की हमने 2 शैलियाँ देखी, कौन सी, देसी शैली और विदेशी शैली। भोजन कक्ष की सजावट, अब जहाँ पे भोजन किया जा सकता है उस कमरे की सजावट हम देख लेते हैं। हमने देख लिया अतिथि कक्ष, देख लिया रसोई घर की सजावट, देख लिया, अब भोजन कक्ष की सजावट करते हैं। भोजन कक्ष अथवा डाइनिंग रूम घर का एक महत्वपूर्ण कमरा होता है। घर के इस कमरे की सज्जा भी आवश्यक होती है। इस कक्ष की व्यवस्था में सर्वाधिक ध्यान सफाई पर दिया जाता है। इस कमरे की सजावट की 2 शैलियाँ देसी और विदेशी अधिक प्रचलित है। इनका विवरण आप देख लीजिए, यानी कि जो हमारा क्या बोलते हैं, ये भोजन कक्ष की सजावट यानी कि डाइनिंग रूम है। ध्यान दीजिएगा, जो अतिथि कक्ष है उसको डाइनिंग हॉल हम बोल देते हैं और जो भोजन कक्ष है उसको हम डाइनिंग रूम बोल देते हैं। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब भोजन कक्ष की सजावट देख लेते हैं देसी शैली और विदेशी शैली के माध्यम से। नंबर 1 है पारंपरिक भारतीय परिवारों में प्रचलित इस शैली के अंतर्गत भोजन के कमरे में साफ सुथरे फर्श पर चटाई या आसन बिछाकर परिवार के सभी सदस्य जूते चप्पल उतारकर हाथ पैर धोकर इस आसन पर बैठते हैं। दूसरा पॉइंट है चटाई के सामने कम ऊंचाई की एक साफ सुथरी चौकी होती है। तीसरा, इस कमरे के दरवाजे तथा खिड़कियां जालीदार होनी चाहिए जिससे मक्खियों एवं कीटों के प्रवेश को रोका जा सके। चौथा पॉइंट, खिड़की दरवाजों पर सुंदर आकर्षक पर्दे व चित्र लगाए जा सकते हैं। 5वें पॉइंट के माध्यम से देखते हैं इस कमरे में एक शैली वाली अलमारी, बर्तनों तथा सामान रखने हेतु फ्रिज तथा वॉश बेसिन भी होना चाहिए। तो हमने 5 पॉइंट देखे किसके बारे में, देसी शैली किसकी, भोजन कक्ष की सजावट में। अब विदेशी शैली देखते हैं। नंबर 1 कहता है डाइनिंग रूम में मुख्य फर्नीचर डाइनिंग टेबल पर तथा
तथा डाइनिंग चेयर होते हैं। दूसरा, कमरे के आकार एवं सदस्य संख्या के अनुसार इनका आकार छोटा बड़ा हो सकता है। तीसरा है, इसमें खाद्य व्यंजनों को मेज पर सजा दिया जाता है, यानी खाने को मेज पर सजाया जाता है। चौथा पॉइंट है, पानी तथा नैपकिन की व्यवस्था मेज पर ही होती है। पांचवा, भोजन ग्रहण करने वाले व्यक्ति जूते चप्पल पहनकर आराम से कुर्सियों पर बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। और जो छठा पॉइंट है, विदेशी शैली में भारत के कमरे की उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त सज्जा के उन सभी साधनों एवं उपायों के समान रूप से अपनाया जाता है जिनका उल्लेख देसी शैली के कमरे की सज्जा में किया गया है, जैसे पर्दे, चित्र, फ्रिज आदि को आप विदेशी शैली में प्रयोग करते हैं। शयन कक्ष की, यानी कि जो आपका बेडरूम है, उसके बारे में देख लेते हैं। शयन कक्ष किसी भी घर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। शयन कक्षों की संख्या परिवार की स्थिति व सदस्यों के अनुसार हो सकती है। शयन कक्ष को घर के आंतरिक भाग में बाहरी द्वार से पीछे हटकर ही होना चाहिए, यानी कि जो आपका सोने का कमरा बेडरूम है वो एकदम लास्ट में होना चाहिए। शयन कक्ष की सजावट का विशेष महत्व है क्योंकि यह कक्ष विश्राम का स्थान है, इसलिए इसकी सजावट विश्राम में सहायक एवं रुचिपूर्ण होनी चाहिए। शयन कक्ष के चारों तरफ सजावटी सामग्रियों को व्यवस्थित क्रम में सजाना चाहिए जिसे देखकर मन को सुकून एवं शांति मिले। शयन कक्ष की सजावट की विभिन्न शैलियां देख लेते हैं। नंबर 1 है देसी शैली। इसके अंतर्गत नंबर 1 आता है, इस शैली के अंतर्गत शयन कक्ष में चारपाई या पट्टी वाला पलंग हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, देसी शैली में इस पर मोटा गद्दा बिछाया जा सकता है, साथ ही गद्दे पर रुचि अनुसार चादर बिछी हो। तीसरा पॉइंट, चारपाई के बराबर एक लकड़ी की छोटी मेज रखी हो जिस पर पत्र पत्रिकाएं व घड़ी रखी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, इस तरह के शयन कक्ष का प्रचलन गांव व कस्बे में देखने को मिलता है। कपड़ों के लिए दरवाजे के पीछे खूंटी लगी होती है। पांचवा पॉइंट, दरवाजे के पर्दे लगे होने चाहिए। किसमें? देसी शैली में। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे देसी शैली में शयन कक्ष की सजावट के विषय में। अब देख लेते हैं विदेशी शैली, जो शयन कक्ष की सजावट में विदेशी शैली किस तरीके से होती है उसको देखते हैं। विदेशी शैली के अंतर्गत, इस शैली के अंतर्गत शयन कक्ष में डबल बेड का प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट है, डबल बेड के पास श्रृंगार की मेज रखी होती है। तीसरा, कपड़े रखने की एक अलमारी होती है। चौथा पॉइंट है, खिड़कियों पर पर्दे होते हैं। पलंग के पास बेड स्विच होता है तथा हल्के रंग का नाइट बल्ब भी लगा होता है। पांचवा पॉइंट, भारत के वर्तमान समय में इसी शैली का प्रचलन अधिक है। कौन सी? विदेशी शैली का। अब देखते हैं बच्चों के कमरों की सजावट किस तरीके से हम कर सकते हैं। उच्च वर्गीय परिवारों में साधारणतः हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कमरे की व्यवस्था होती है, अतः स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई एवं विश्राम हेतु भी अलग कमरे की व्यवस्था होती है। बच्चों के कमरों की सजावट किस प्रकार से होती है देखते हैं। नंबर 1, घर में बच्चों का कमरा माता पिता के कमरे के समीप होना चाहिए। नंबर 2, बच्चों के कमरे की व्यवस्था एवं सज्जा के लिए उसमें पलंग, एक मेज तथा कुर्सियां एवं पुस्तकें रखने के लिए अलमारी अवश्य होनी चाहिए। तीसरा है, बच्चों के कमरों में अलार्म, घड़ी, कैलेंडर, मानचित्र एवं ग्लोब आदि वस्तुएं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है, बच्चों के कमरे में वस्त्र, जूते, चप्पल आदि रखने के लिए अलमारी तथा रैक भी होना चाहिए। पांचवा पॉइंट कहता है, बच्चों को रात के समय पढ़ने के लिए रोशनी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये तो हमने 4-5 पॉइंट्स देखे किसके बारे में, कि आप बच्चों के कमरे को किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं स्नान गृह यानी कि बाथरूम की सजावट किस तरीके से की जाती है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। शरीर की स्वस्थता उसकी स्वच्छता पर निर्भर करती है। स्नान गृह वह स्थान है जहां व्यक्ति अपनी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखता है। स्नान गृह की सज्जा भी देसी एवं विदेशी दोनों ही शैलियों में की जाती है। देसी शैली देखते हैं बाथरूम की यानी कि स्नान गृह की। नंबर 1 है, देसी शैली के अंतर्गत स्नान गृह में एक बाल्टी, लोटा या मग स्नान करने के लिए यानी कि नहाने के लिए हो सकता है। दूसरा, स्नान गृह के अंदर 3-4 खूंटियां लगी होती हैं जिन पर कपड़े तथा तौलिए टांग सकते हैं। तीसरा पॉइंट, पास में ही एक रैक लगी होती है जिस पर तेल, कंघी, साबुन, दंत मंजन आदि वस्तुएं रखी होती हैं। चौथा पॉइंट है, स्नान गृह में पानी की निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए। तो ये आप फिगर देखिए, ये है हमारा जो बाथरूम है उसकी देसी शैली, कि किस तरीके से हमारा देसी शैली का बाथरूम बनाया जा सकता है। यानी देसी शैली को और हम क्या कहते हैं? भारतीय शैली। तो ये देख लिया, आप देख सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा। दूसरा देख लेते हैं हमारे स्नान गृह का विदेशी शैली। इसके अंतर्गत नंबर 1, इस शैली के स्नान गृह के साथ ही शौचालय की भी सुविधा होती है, जो अटैच बाथरूम होता है ना, उसी को हम कहते हैं विदेशी शैली। तो भारत में अब इस शैली का प्रचलन भी आ रहा है। नंबर 2, क्या आ रहा है फ्रेंड्स? आ ही गया, बहुत लोगों के घर में अटैच
लैट्रिन बाथरूम होता है ना, तो ये तो बुक में लिखा है। दूसरा पॉइंट है स्नान गृह शयन कक्ष में लगे हुए बनाए जाते हैं। तीसरा, इनमें बाथ टब, पानी का फव्वारा, दीवार पर वॉश बेसिन लगा होता है। चौथा पॉइंट है वॉश बेसिन के ऊपर दर्पण भी यानी कि शीशा मिरर भी लगा होता है। पांचवा, स्नान गृह में गर्म पानी के लिए गीजर लगा होता है। छठा पॉइंट है दीवारों पर टाइल्स लगी होती है। सातवां पॉइंट है स्नान गृह में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये देखिए विदेशी शैली का हमारा स्नान गृह फिगर के माध्यम से। आई होप चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब जितने भी हमने पॉइंट्स कवर किए इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नंबर 1 है भारतीय शैली के अतिथि कक्ष में दीवार के सहारे लगा हुआ मुख्य फर्नीचर क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है किस शैली द्वारा निर्मित रसोई घर में गृहिणी को थकान कम होती है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों के कमरे में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए। तो ये 2-3 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आई होप आपने इनका अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। आपको लगता होगा कि मैं इन क्वेश्चंस को कराती नहीं हूँ, बट आप खुद बताइए इसमें कराने जैसा है क्या, आप खुद ही बताइए। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, यानी कि ये हमारा जो टॉपिक है गृह प्रबंधन का वो कंप्लीट होता है। कौन सा, घर की सजावट। अब इसी के साथ हम जो है आज की क्लास भी यहीं स्टॉप करते हैं और करेंगे हमारी कल की क्लास में क्या, घर की सजावट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो, आपके सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों। मैंने पूरा प्रयास किया आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। फिर भी फ्रेंड्स कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य पूछिए, मैं आपके हर डाउट लेने का प्रयास करूँगी। और साथ ही साथ आप सभी से मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, आप वीडियो देखते हैं तो पूरा देखा करिए और साथ ही साथ जो है ना फ्रेंड्स अपनी रिस्पांस भी हमें अवश्य किया करिए, क्योंकि आपकी हर एक राय, आपका हर एक रिस्पांस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो प्लीज़ रिस्पांस किया करिए जिससे मुझे भी फील हो कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और ये जो सीरीज़ हमने चलाई है क्लास 6 to 12 की वो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं, ये भी आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइएगा ताकि आप भी हमारे साथ जुड़ सके और थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया हो तो लाइक भी दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।